पेरिफेरल स्क्वायर में तीन चीजें अपन देख सकते हैं। आरबीसी में देखना है, डब्ल्यूबीसी देखना है, प्लेटलेट देखना है और अदर कोई फाइंडिंग तो नहीं चाहिए। तो आरबीसी में अपन क्या क्या देख सकते हैं? नॉर्मल आरबीसी कैसी होती है? कॉन्केव, बाइकॉन्केव, नॉर्मल आरबीसी का शेप है ये अंदर थोड़ी सी ऐसी कॉनकेव टाइप की रहती है और अंदर थोड़ा सा पेलर टाइप का रहता है। इतना एरिया थोड़ा पेल होता है। अब ये तो नॉर्मल आरबीसी हो गई। अब नॉर्मल आरबीसी के अलावा अपन को क्या क्या चीजें अदर में मिल सकती हैं? पहला हो सकता है माइक्रोसाइटिक आरबीसी। माइक्रोसाइटिक मतलब जो नॉर्मल आरबीसी है बस इसी को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया अपन को। तो ये नॉर्मल आरबीसी की जगह ये हो गई, बाकी सब कुछ लगभग सेम है। ठीक है, तो ये हो गई माइक्रोसाइटिक आरबीसी। अपन ये सब चीजें देखेंगे, जितनी भी ये फाइंडिंग है ये किस किस कंडीशन में मिल सकती है वो पता कर लेंगे। तो माइक्रोसाइटिक आरबीसी किस किस कंडीशन में मिल सकती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलासीमिया। दूसरा आता है हाइपोक्रोमिक। माइक्रो के बाद सेकंड आएगा मैक्रोसिटिक। मैक्रोसिटिक मतलब नॉर्मल से बड़ी हो गई आरबीसी। नॉर्मल जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम लगभग अपन मानते हैं 60 to 80, उसकी यूनिट तो नहीं पता। अगर ये 60 से कम है या फिर 90 से 55 से कम है या फिर 90 से अबव है तो अपन उसको मैक्रोसिटिक बोल देते हैं। मैक्रोसिटिक में भी वैसे यही है, साइज नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये किस किस कंडीशन में मिल सकती है? विटामिन B12 डेफिशिएंसी और एप्लास्टिक एनीमिया और एक्यूट ब्लड लॉस में जब न्यूली फॉर्म आरबीसी बनती है ना, जब न्यूली फॉर्म कोई भी बात नहीं करो अभी नहीं कहा। न्यूली फॉर्म आरबीसी जब बनेगी, न्यूली फॉर्म आरबीसी के कारण जो है स्किन, इसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं रहती, इसलिए वो उसका जो साइज है उसका बड़ा हो जाता है। तो ये माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक हो गई। फिर हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक तो नॉर्मल कंडीशन में है कि नॉर्मोक्रोमिक मतलब कि जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड सेल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है वो देखने के लिए किया जाता है। नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हाइपोक्रोमिक मतलब कि इसका जो हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो गया है तो वो नॉर्मल से थोड़ी पेल लगने लगेगी। तो ये जो सिर्फ सेंटर में थोड़ा सा पेलर होता है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सिर्फ बाजू से इतना एरिया जो है पूरा पेल दिखने लगेगा सेंटर का, तो इसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। ये नॉर्मोक्रोमिक जो है ये नॉर्मल में इतना रहेगा और हाइपरक्रोमिक में क्या रहेगा, पूरी आरबीसी जो है सेंटर का जो पेलर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। नॉर्मल आरबीसी होती है वो सेंटर में थोड़ी सी पेलर रहता है उसमें, तो ये पेलर खत्म हो जाएगा तो हाइपरक्रोमिक होगी। तो हाइपोक्रोमिक मिल जाएगी, वही कॉजेज इसके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलासीमिया, ये नॉर्मल कंडीशन है। हाइपरक्रोमिक मिलती है हेरिडिटरी स्पोरोसाइटोसिस में। ठीक है, आयरन ओवरलोड में नहीं होगा। आयरन ओवरलोड में तो नहीं मिलती है, जैसे थैलेसीमिया में हो जाता है आयरन ओवरलोड। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक मिलता है थैलेसीमिया में। अब इसके अलावा जो आरबीसी है, ये आरबीसी का नॉर्मल अपन शेप मानते हैं। अब इस शेप से इसके बहुत सारे शेप अल्टर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं इसके? पहला तो ये है शेप इसका ये हो जाए, दूसरा इसका साइज अल्टर हो जाए। साइज शेप तो यही रहे, साइज कई बार बड़ा है, कई बार छोटा है, कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, तो कई जगह शेप अल्टर होगा। शेप अल्टरेशन होता है उसको बोलते हैं पॉइक्रोसाइटोसिस, और साइज अल्टर होती है उसको बोलते हैं एनाइसोसाइटोसिस।
तो अगर आप पेरिफेरल ब्लड में पिक्चर देखो, नाम देखो, उसमें लिखा रहता है एनाइसोपोइक्लोसाइटोसिस। एनाइसोपोइक्लोसाइटोसिस मतलब एनाइसोसाइटोसिस भी है और पोइक्लोसाइटोसिस भी है। शेप एंड साइज दोनों शेप एंड साइज दोनों अल्टरेशन होगा आरबीसी के। ये कंडीशन किसी भी टाइप का अगर एनीमिया है जिसमें कि एक्यूटली अपन को कोई आरबीसी जो न्यूली फॉर्म आरबीसी है या फिर आरबीसी रप्चर हो रही है, आरबीसी कहीं ना कहीं से रप्चर हो रही है, मतलब कोई भी लीजन है जैसे स्प्लीनोमेगेली है या फिर वॉल्वुलर हार्ट डिसीज है जिसमें कि न्यू आर्टिफिशियल वॉल्व लगा है, उसके कारण क्या होता है टकराने से आरबीसी कहीं ना कहीं से टक्कर आ रही है या फिर आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रॉयड हो रही है उस कंडीशन में, या फिर हीमोलिटिक एनीमिया है। हीमोलिटिक एनीमिया में भी आरबीसी के अंदर क्या हो गया है, एंटीबॉडीज बन के आरबीसी को मार रहे हैं। तो क्या होता है आरबीसी जो न्यूली फॉर्म आरबीसी बनती है या फिर फ्रेगमेंटेड आरबीसी होती है वो इनिशियल स्टेज में है, आगे जाके ये फ्रेगमेंट में बन जाती है, टूट जाती है। इसको कंडीशन को बोलते हैं पाइलोसाइटोसिस और एनाइसोसाइटोसिस। जहां शेप अल्टरेशन होगा वो पाइलोसाइटोसिस, जहां साइज अल्टरेशन हो, मल्टीपल अल्टरेशन मिल रहा है, मतलब कोई एक साइज की मिल ही नहीं रही है, कहीं छोटी मिल रही है, कहीं बड़ी मिल रही है, कहीं ऐसी मिल रही है, और सेम भी कुछ भी उटपटांग सेम जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता उस टाइप से। तो ये एनाइसोपोइक्लोसाइटोसिस हो गई। अब और फीचर मिलते हैं, एक होता है सिस्टोसाइट। सिस्टोसाइट टिपिकल वो होता है, ये इसमें क्या होता है राउंडेड दो एंड टाइप के मिल जाते हैं, 2 या 3 एंड मिल जाएंगे, पॉइंटेड एंड मिलेंगे। तो इसमें या तो ट्राइंगुलर या फिर स्फेरिकल या फिर ये जो पॉइंटेड 2 या 3 पॉइंटेड एंड मिलेंगे, और ऐसा ट्राइंगुलर शेप का कई बार मिल जाएगा, कई बार ऐसे शेप का मिल जाएगा। इसको बोलते हैं स्फेरोसाइट। ये क्लासिकल होता है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया का बोल सकते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया, वॉल्वुलर हार्ट डिसीज, पेसमेकर, ऐसी कंडीशन जिसमें होती है आर्टिफिशियल कोई अलग से लगा, आर्टिफिशियल अपने बॉडी में कुछ हो जिसके कारण आरबीसी रप्चर हो रही हो, उस कंडीशन में ये सिस्टोसाइट्स मिलते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो कम जाएगी क्या इसमें? तो कम ही जाएगी, जब नॉर्मल जो मेम्ब्रेन अल्टरेशन हो गई तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सब में कम ही जाएगी। सिस्टोसाइट्स के बाद आते हैं हीमोग्लोबिन नॉर्मल बताएगा इस कंडीशन। हाँ, टारगेट सेल। टारगेट सेल यूजुअली क्या होता है आरबीसी नॉर्मल अंदर से क्या होती है हाइपोक्रोमिक होती है। टारगेट सेल अलग टाइप के होते हैं, उसमें क्या होता है तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो सेंटर में हो जाता है। तो एक टारगेट टाइप है, जैसे आप टारगेट बनाते थे ना, जैसे बंदूक मारने के लिए टारगेट बनाते हैं, उसमें कैसा रहता है अंदर एक सेंटर रहता है, फिर बाहर पेरिफेरल में कम होता जाता है, ब्लर होता जाता है। तो ये टारगेट सेल है, ये भी एक हीमोलिटिक एनीमिया का साइन है। तो आरबीसी में जो आप पेरिफेरल में पढ़ोगे उसमें लगभग यही चीजें आपको मिलेंगी सुनने देखने के लिए। एनाइसोपाइक्लोसाइटोसिस, टारगेट सेल और पेंसिल सेल मिलती है कि पेंसिल जैसी सेल्स, आरबीसी पेंसिल जैसी हो जाती है, ये भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का साइन है। फिर एक ये मिलेगी, ये सबको पता है, सिकल सेल, ठीक है। इस टाइप की मल्टीपल आरबीसी मिलती रहेंगी उसमें। सिकल सेल के साथ साथ जरूरी नहीं कि सब आरबीसी सिकल सेल की मिले, आरबीसी सिकल सेल के साथ साथ उसमें अदर हीमोलिटिक एनीमिया के जो टारगेट सेल हैं, एनाइसोपाइलोसाइटोसिस, ये सब मिलेगा उसमें। आरबीसी में एक और चीज होती है बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग। बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग होती है कि जो आरबीसी के जो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें मल्टीपल आरएनए के ग्रेन्यूल्स दिखने लगते हैं, इसको बोलते हैं बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग। ये क्लासिकली लेड पॉइजनिंग में मिलती है, इसके अलावा ये हीमोलिटिक एनीमिया में भी मिलती है। तो ये भी आपको वर्ड कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग, तो वो भी आपको पता होना चाहिए किस चीज में मिलता है। इसके अलावा आप आरबीसी में क्या देख सकते हो, एनआरबीसी। एनआरबीसी क्या होता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। यूजुअली आरबीसी जो है वहां से मैचुरेशन होता है ना, बोन मैरो से आरबीसी बनती है, तो शुरुआत में वो न्यूक्लिएटेड होती है, जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होती है वैसे वैसे वो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस मिल रहा है आरबीसी में। इसका मतलब ये होता है कि आरबीसी कहीं ना कहीं से डिस्ट्रॉय हो रही है और इमेच्योर आरबीसी बॉडी आ रही है सर्कुलेशन में। तो ये रैपिड, अगर कहीं से अगर रैपिड फॉर्मेशन होता है, कोई मैलिग्नेंसी होती है, उस कंडीशन में भी एनआरबीसी ज्यादा बनने लगते हैं। तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी भी आपको एनआरबीसी लिखा होता है कि मल्टीपल एनआरबीसी प्रेजेंट। न्यूक्लिएटेड आरबीसी हो गए, ये भी हीमोलिटिक एनीमिया में भी मिलते हैं, रैपिडली फॉर्मेशन। और क्या मिलता है
पेरिफेरल स्मेयर में इसके अलावा आप मलेरियल पैरासाइट दिख जाता है आरबीसी में, है ना, आरबीसी में मलेरियल पैरासाइट भी दिख जाता है। साइडोन बोलते हैं ना, साइडोन स्टेज जो होती है ना उसमें आरबीसी के अंदर उसका मलेरिया की रिंग दिख जाएगी, तो मलेरियल पैरासाइट भी दिख जाएगा। तो आरबीसी में लगभग इतनी चीजें दिखेंगी। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में पहला तो डब्ल्यूबीसी का जितना भी न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इन सब का परसेंटेज है वो दिख जाएगा, कितने कितने परसेंटेज में अवेलेबल है। एक क्लासिकल फाइंडिंग आती है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल यूजुअली क्या होता है, ऐसे रहते हैं 2 या 3 सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। अगर ये सेगमेंट बढ़ने लगे हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मिल रहा है, ये क्लासिकल होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसके अलावा इसमें टॉक्सिक ग्रेनुलेशन दिख जाते हैं, टॉक्सिक ग्रेनुलेशन। अब वो टॉक्सिक ग्रेनुलेशन कैसे दिखते हैं वो इतने अच्छे से नहीं पता, लेकिन आपको डब्ल्यूबीसी में दिखा जाएगा, उसमें लिखा रहेगा टॉक्सिक ग्रेनुलेशन प्रेजेंट। इसका सिग्निफिकेंस होता है कोई भी सेप्सिस है, सेप्टिक इन्फेक्शन में ये टॉक्सिक ग्रेनुलेशन प्रेजेंट होते हैं। बस इसी में डब्ल्यूबीसी में लगभग इतनी है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी में शिफ्ट टू लेफ्ट होता है। शिफ्ट टू लेफ्ट क्या होता है, जो प्रिकर्सर होते हैं डब्ल्यूबीसी के, एक न्यूट्रोफिल्स के प्रिकर्सर्स क्या होते हैं, जो आगे न्यूट्रोफिल काय से बनता है, ये हमने क्लास में बताया था ना पहले, जब इरिथ्रो से तो वो बनेगा लिम्फोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट आते हैं, मोनोब्लास्ट के बाद फिर माइलोब्लास्ट है अलग से, माइलोब्लास्ट आगे और मैच्योर होता है, तो फिर वो क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा उसका। जब इमेच्योर डब्ल्यूबीसी है, इमेच्योर डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, ब्लास्ट फॉर्म, ब्लास्ट इसमें लेस देन 1% होते हैं। बाकी कुल मिला के इमेच्योर डब्ल्यूबीसी जब पेरिफेरल सर्कुलेशन में आने लगती है या फिर ब्लास्ट स्टेज आने लगती है तो उसको बोलते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब कि जो प्रिकर्सर हैं बोन मैरो को डब्ल्यूबीसी के प्रिकर्सर हैं वो अपने सर्कुलेशन से आने लगते हैं। ये 2 ही चीजों में मिलता है, पहला ल्यूकोमाइड रिएक्शन या फिर दूसरा एक्यूट ल्यूकीमिया में। इन दोनों में डिफरेंशिएशन करने के लिए यही रहता है कि ल्यूकोमाइड रिएक्शन है उसमें ब्लास्ट का परसेंटेज होता है वो लेस देन 5% ही होता है, एक्यूट ल्यूकीमिया में 5 से ऊपर ही रहेगा। अगर एक्यूट ल्यूकीमिया में ऐसी कंडीशन आती है, ऐसे कंडीशन में अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि सेप्सिस का ल्यूकोमाइड रिएक्शन आ रही है, बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जिसमें टीएलसी अपन ने 30,000 40,000 तक आ जाती है, उस कंडीशन में ज्यादातर लोगों में शिफ्ट टू लेफ्ट मिलता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप सेप्सिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप उसको इनिशियल ट्रीटमेंट देंगे सेप्सिस का, उसके बाद रिपीट कराएंगे 2 से 3 दिन बाद। 2 या 3 दिन बाद भी अगर रिपीट कराने के बाद सेम फाइंडिंग मिलती है तो फिर उसको बोन मैरो बनाना पड़ेगा। बोन मैरो में एग्जैक्ट समझ में आएगा कि उसको एक्यूट ल्यूकीमिया है कि ल्यूकोमाइड रिएक्शन है। प्लेटलेट्स में पेरिफेरल स्मीयर में सिर्फ अपन को एग्जैक्ट काउंटिंग ऑफ प्लेटलेट हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या है प्लेटलेट जो है वो तो मशीन में चेक होनी है, मशीन में आप साइज के हिसाब से काउंटर चेक करता है। कई बार साइज में कोई सा भी अल्टरेशन हो जाता है ना प्लेटलेट का, कई बार जाइंट प्लेटलेट होते हैं या न्यूली फॉर्म प्लेटलेट होते हैं ना, वो जाइंट प्लेटलेट थोड़े बड़े होते हैं तो वो काउंटर में पता ही नहीं चलते हैं, या फिर थोड़े से फ्रेगमेंटेड प्लेटलेट होते हैं वो भी पता नहीं चलेंगे। तो अगर एग्जैक्ट अपन को कैलकुलेशन पता करना प्लेटलेट का तो उसके लिए पेरिफेरल स्मीयर करना पड़ेगा। अगर पेरिफेरल स्मीयर में जाइंट प्लेटलेट या फिर क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट मिल रही है, ये एक स्पेशल है, क्लम्पिंग या फिर जाइंट प्लेटलेट मिल रहा है मतलब प्लेटलेट एडिक्यूट है उसके पास। क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट अगर एक भी दिख गया है अपने को कहीं पे, इसका मतलब प्लेटलेट उसके बॉडी में एडिक्यूट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लम्प्स बन जाते हैं प्लेटलेट की, ये भी काउंटर में नहीं आते हैं। हो गया खत्म। तो पेरिफेरल स्मीयर में लगभग इतनी चीजें अपन को देखनी रहती हैं और क्या देखें, और समझ में आता है पेरिफेरल स्मीयर में और कुछ है क्या। पेरिफेरल स्मीयर से मेनली ये है कि अपन को डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए होता है। जब सीबीसी की पिक्चर है, सीबीसी की पिक्चर में अपन को डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो रही है या फिर अपन को डाउट हो रहा है कि इसकी सीबीसी पिक्चर में कुछ अल्टरेशन है,
सीबीसी पिक्चर में डाउट कब होगा, जब पहला टीएलसी उसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा या फिर बहुत ज्यादा कम आएगा। इसका जो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का रेशो है इसमें बहुत ज्यादा अल्टरेशन मिल जाएगा, तब अपन को पेरिफेरल स्मेयर कराना पड़ेगा एग्जैक्टली देखने के लिए। दूसरा आरबीसी जो है, आरबीसी अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम है और आरबीसी माइक्रोसिटिक या फिर हाइपोक्रोमिक या फिर कुछ अल्टरेशन मिल रहा है उसमें हीमोग्लोबिन कम होने के साथ, जो अभी की अपन को डायग्नोसिस बनाने में दिक्कत कर रहा है। सिर्फ सीबीसी की पिक्चर से कई बार डायग्नोसिस बन जाती है कि उसको आयरन डेफिशिएंसी है कि माइक्रोसिटिक, पीएस कराने की जरूरत हर किसी में नहीं पड़ती। जब अपन को कोई डाउट होता है या फिर कोई कंफ्यूजिंग पिक्चर आ जाती है जो कि ना तो आयरन डेफिशिएंसी में जा रही है, ना तो थैलेसीमिया में जा रही है, ना तो विटामिन B12 में, मतलब सब क्राइटेरिया उसके नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में अपन पेरिफेरल स्मेयर कराते हैं। और प्लेटलेट में तो अपन को किसी भी कंडीशन में है, प्लेटलेट अगर कम आ रही है और क्लिनिकली आप उसको तक हम सस्पेक्ट नहीं कर रहे हो या फिर अपन को एग्जैक्ट वैल्यू है अगर लेस देन उसकी 20,000 आ रही है या फिर मोर देन 7 लाख आ रही है, इस कंडीशन में पेरिफेरल स्मेयर से क्लियर करेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। प्लेटलेट ज्यादा होने से भी कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम आती है? ज्यादा होने से प्लेटलेट्स के क्लैम्प बनने के उसको थ्रोम्बोसिस करा सकती है, उसके लिए इकोस्पेन देना पड़ता है। 10 लाख से ज्यादा प्लेटलेट है तो इसको प्रोफाइलेक्टिक इकोस्पेन चालू कर देते हैं। रूट कॉज उसका कुछ नहीं है। रूट कॉज तो प्लेटलेट के बहुत सारे हो सकते हैं ना। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो, उसमें प्लेटलेट बढ़ते हैं। जब रिकवरी होती कोई एनीमिया से उसमें प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। और इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसे एक अपना प्री मैलिग्नेंट जो कॉजेज होते हैं ना, पॉलीसाइथीमिया वेरा, सीएमएल, वैसे एक और कंडीशन होती है इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, उसमें सिर्फ प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, वो भी एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। तो अगर उसके परसिस्टेंटली किसी के प्लेटलेट 10 लाख से ऊपर आ रहे हैं तो उसका अपन JAK2 कराएंगे टेस्ट। ठीक।